हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था साइटोलॉजी में। ये सेकंड पार्ट है आपका, इससे हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण को गोल्जी 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 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? आपकी कैमिलो गोल्जी ने की थी, और कब की थी? 1898। ठीक, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण की खोज की थी, गोल्जी बॉडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन, ठीक है, हम बात करते हैं कि किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, और आरबीसी ऑफ मेंबर्स यानी मेंबर्स जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी ये उसके एक्सेप्ट यानी कि उनको छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, कैमिलो गोल्जी द्वारा बड़े गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। ठीक है, चपटी पुट्टिकाओं का मतलब होता है इस तरीके से चपटी होती है। ठीक है, एक क्या होता है? एक तंत्र मतलब एक ग्रुप है जो एक दूसरे के रूप समांतर रूप से सजी रहती है। मतलब एक कैसे होती है? समांतर होती है, पैरेलल होती है, जिन्हें हम कुंडलिका कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कुंडलिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क किससे होता है? ईआर से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ईआर क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। आपने देखा था कि ईआर में कौन कौन से पदार्थ संश्लेषित हो रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ईआर जो है वो आपका 2 टाइप से था। एक था आपका एसईआर, ठीक है, और एक था आपका आरईआर। अगर हम एसईआर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या सिंथेसिस हो रही थी? यहाँ पर लिपिड और फैट्स, यानी लिपिड्स और वसा का सिंथेसिस संश्लेषण हो रहा था। आरईआर में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, बिकॉज आरईआर पे क्या है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यही जो पदार्थ है जो कहाँ पर, जो ईआर में, जिनका सिंथेसिस कहाँ हो रही है? ईआर में हो रही है। उनकी पैकेजिंग कहाँ होती है? उनकी पैकेजिंग जो होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी में होती है। ठीक है, यानी ईआर में जो भी पदार्थ बनते हैं उनको पैक किसके में किया जाता है? गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी में पैक किया जाता है। इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका रिलेशन किससे रहता है? ईआर से रहता है। समझ आया? उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, यानी पैकेजिंग होती है, पैक किए जाते हैं, और कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका पदार्थों का संचन, है ना, संचयन करना, रूपांतरण करना तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्ल से, ये याद रखना कि गोल्जी बॉडी में फर्स्ट, अगर हम वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें गोल्जी बॉडी के, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा कि इसमें ईआर में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनका सिंथेसिस जो जहाँ जो ईआर में होता है उसकी पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। सेकंड, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है, यानी कि सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? तो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में रचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से गिरी हुई संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचना होती है? झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है। और अगर हम जिनमें कैसे एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। और कौन बनाते हैं? आरईआर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम लाइसोसोम की डिस्कवरी की बात करें तो उसका डिस्कवरर कौन है? डी ड्यू। ठीक है, आप राइट कर लीजिए, डी ड्यू। एक सेकेंड, डिस्कवरर है आपके लाइसोसोम के डी ड्यू। और कब किया था इन्होंने? 1955। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्कवरर ऑफ लाइसोसोम डी ड्यू, डी ड्यू 1955 में। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कि कोशिका से क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, डाइजेशन होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाहर निकल जाता है, तो कोशिका कैसे हो जाती है? साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है,
अथवा भोजन तथा पुराने अंगक, जितने भी पुराने अंग होते हैं, पुराने ऑर्गन्स होते हैं, अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं, जो जटिल पदार्थों को कैसे सिंपल में, यानी कि कॉम्प्लेक्स अगर कोई भी पदार्थ प्रोडक्ट है तो उसे कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल में। कोशिकीय चयापचय जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बेसिकली, मेटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, तो सिंपलर चीज में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते बेसिकली, ये जो सेल ऑर्गेनिली है वो करते हैं। व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, कोशिका चयापचय जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसमें कोई भी अगर व्यवधान हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोशिका कैसी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब टूट फूट जाती है, फिर कह सकते हैं, या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जब कोशिका कैसी हो जाती है, उसमें तक कोई भी कमी हो जाती है या फिर मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, उसे हम लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा आता है कि सुसाइडल बैग्स, एक तरह से बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, कि सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं, तो सुसाइडल बैग्स या फिर आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका लाइसोसोम में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पता है माइटोकॉन्ड्रिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कि हम बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। क्यों है, आगे देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, डबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी लेयर होती है, डबल लेयर होती है। आगे अगर इसका डायग्राम होगा तो मैं आपको समझाऊंगी, अदरवाइज मैं खुद डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ठीक है, अभी आप थोड़ा रीड कर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, जैसे कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फूड फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, यानी कि जो बाहरी झिल्ली कैसी होती है, वो थोड़े छिद्र होते हैं, यानी वो छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। यह बलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, यानी कि जो एटीपी, सब एडिनिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी एंड एडीपी दो होते हैं आपके। एटीपी क्या होता है, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या है, सेल की एनर्जी। एटीपी क्या है, एनर्जी ऑफ सेल। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि कैसे, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनली है, कौन से ऐसे कोशिका के अंग है जिनमें अपना डीएनए होता है। तो एक तो आपके सामने आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होते हैं और डीएनए भी होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वयं बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है अपना। नेक्स्ट हम लोग लवक की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये जो जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, प्लास्टिड्स, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, लवक। ठीक, प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में होता है, प्लांट सेल्स में। ये याद रखना है, फर्स्ट आपका जो एक पॉइंट बन रहा है, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो आपके ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। तो इनका कलर जो वर्क होता है, कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे अभी पढ़ोगे तो और क्लियर समझ में आएगा। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली ये थ्री टाइप्स के होते हैं, आपको समझाती हूँ। ये थ्री टाइप्स के होते हैं आपके, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट।
लेकिन अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कौन से रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें जो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं कि वो दोनों एक ही ग्रुप में हो गए। ठीक है, आपके ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लस जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। आपके जो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वर्णिलवक होते हैं, एकदम कलरफुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के दो पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है और रंगहीन बोल सकते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल, यानी कि फर्स्ट क्या हुआ आपका क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट। समझ रहे हो, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें 3 टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट आपने पढ़ा होगा ल्यूकोप्लास्ट, LEUCO, ये ल्यूकोप्लास्ट, और सेकंड आपने पढ़ा होगा क्रोमोप्लास्ट, क्या पढ़ा होगा, क्रोमो, और आपने पढ़ा होगा क्लोरो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो 3 टाइप्स हैं उसमें जो क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। समझ आया, यानी प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमो रंगीन होते हैं और ल्यूको कैसे होते हैं, रंगीन। इसलिए हमने दो कैटेगरी बनाई, इसमें एक रंगीन और एक रंगहीन है। श्वेत तथा रंगहीन बोल देते हैं, जिसे जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो समझ आए, 3 कैटेगरी नहीं है, बट हाँ जनरली आपको 3 देखने को मिलती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जो लीफ होती है वही फोटो मेक करती है, फोटोसिंथेसिस होती है बेसिकली लीफ करती है, और लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक यानी पिगमेंट भी होते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है, साथ ही नारंगी रंग के और पीले रंग के भी पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, ऑयल, समतेल बोलते हैं तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, यानी कि अगर बाहर से देखा जाए तो ये सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। सेकंड अगर मिल गया पॉइंट, प्लास्टिड प्लास्टिड में अपना डीएनए है, ठीक है, और अपना राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। समझ में आया।